शुरू करते हैं इतिहास से जी। हिंदी का इतिहास देखो, क्वेश्चन आंसर तुम्हारा आ रहा है बहुत कम, तुमको फोकस करना है ग्रामर पर। मैं जितना बोलूंगा अगर सिर्फ उतना सुन लिए, अगर उतना का मैं 100% बताऊंगा, अगर उसका 70% 50% भी दिमाग में रख के चले जाते हो तो हिंदी में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को, घुमा फिरा के वही ना वही रहेगा। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में जब आएगा केवल कालखंड का समय पूछ लेगा। जैसे हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 1। कितने भाग में बांटा गया है? 4 में। कौन कौन से हैं? पहला नंबर है आदिकाल। कौन सा है? आदिकाल। आदिकाल मतलब इसी को बोलते हैं वीर गाथा काल भी। कौन सा काल बोलते हैं? वीर गाथा काल भी इसी को बोलते हैं, वीर गाथा काल। आप देखो इसकी विशेषताएं में साथ साथ में लेके चलते हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस समझते जाओ। वीर गाथा काल मतलब वीर की बात होगी, वीरता की। किसकी बात होगी? वीरता की। और वीरता किसके बारे में होती है? राजाओं का कि सैनिक का? जो कायर होते हैं, डरपोक। वीरता किसमें होती है? राजाओं की। राजा लोग ही तो वीर होते हैं, बाकी दूसरे लोग भी होते हैं, बात अलग है। लेकिन पहले समय में राजा लोग ही वीर होते थे, वही लोग युद्ध करते थे, लड़वाते थे, झगड़ते थे, कब्जा करते थे, उन्हीं का काम था और उनके पीछे सेनाएं चलती थी। तो जितने भी लोग थे, आजकल जैसे ये क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, तो पहले उसके 9 रत्न हुआ करते थे, रत्न होते थे। जैसे अखबार के दरबार में कितने थे? 9 रत्न थे। तो अलग अलग राजाओं के दरबार में अलग अलग रत्न रहा करते थे, ठीक ना। तो उनका काम, जैसे मंत्री होते थे उनका कारभार डिवाइड था, कौन किस क्षेत्र में काम करेगा, कौन क्या करेगा, कौन कर वसूलेगा। तो जो कवि वगैरह होते थे वो राजाओं के दरबार में जाके गाया बजाना करते थे। क्या करते? गान बजाना। और वो केवल राजा को उत्साहित करते थे, उसको बहकाते थे, मतलब झूठी गाथा भी गाते थे कुछ, क्योंकि राजा की जब तक बड़ाई नहीं करेंगे खाने कौन देगा उनको। तो वो जो कवि थे वीर गाथा काल में केवल राजाओं का वर्णन करते थे कि ऐसा किए। जैसे महाराणा प्रताप का सुने हो ना कि राणा ने सोचा इस बार चेतक था उस बार, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मानते उनका घोड़ा स्पीड था, तेज चीज फुर्ती थी, लेकिन ऐसा थोड़ी सोचते ही घोड़ा पार, सोचे भी नहीं घोड़ा पार कैसे हो जाएगा। लेकिन राजा उनके दरबार में जो पृथ्वीराज कवि थे उन्होंने बड़ाई करते थे। क्या करते थे? उनकी बड़ाई। मतलब जितने कवि थे वीर गाथा काल के हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या बताओगे? इस काल के कवियों ने राजाओं का गुणगान किया है। क्या किया है? ठीक। फिर दूसरा नंबर क्या? वीर गाथा, मतलब वीरता का बखान किया है। किसका बखान किया है? वीरता का। इस काल के दरबारी कवि केवल दरबार में ही रचना किए हैं, मतलब किसी बाहरी परिवेश का नहीं रचना हुआ है, जो राजा करते थे उसी के बारे में वर्णन हुआ है। और वीर गाथा काल में कौन सा रस मिलेगा? वीर रस। क्या मिलेगा? तो शॉर्ट में लिखना है तो लिख लो पहला नंबर की वीर रस मिलेगा। कौन सा रस है? वीर रस। दूसरा सब वो सुने हो तुम लोग, शब्द कितने होते हैं? शब्द ओज गुण क्या होता है? ये शब्द विधाएं हैं? नहीं है। गुण कितने होते हैं? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण नहीं पढ़े हो? 3 होते हैं, ठीक ना। तो इसमें ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज। इसमें ओज गुण मिलता था। और किसके बारे में वर्णन होता था? राजाओं का। किसका वर्णन? राजाओं का, ठीक। और किसकी कथा होती थी? वीरता की कथा होती थी। किसकी? वीरता की। क्या ये पूछ देगा कि आदिकाल है वीर गाथा काल से क्या समझते हैं, उसकी विशेषता नहीं बता पाओगे? सिंपल सी बात, ये तो अपने समझ की बन जाएगा, ठीक। फिर सेकंड नंबर आता है भक्ति काल। क्या आता है इसके बाद? हाँ, इसका समय कालखंड, इसका कालखंड याद करो 993 से। कहाँ से? 993 से लेकर ईस्वी तक, ठीक ना। 993 से कहाँ तक है? 1318 तक, 1318 तक, ठीक ना। और दूसरा आता है तुम्हारा भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। और इसको सुनते ही तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि किस ये क्या हो रहा है। भक्ति काल में किस बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे? भक्ति बारे में, भक्ति भावना। कहोगे इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति भक्ति भावना की। सबका भक्ति थोड़ी करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे, ठीक ना। तो ईश्वर की भक्ति करते थे, तो इसमें किसके बारे में है? भक्ति के बारे में। काम खत्म। दूसरा नंबर क्या बताओगे? इसका दूसरी विशेषता क्या बताओगे? इसके 2 भाग थे, भक्ति काल के 2 भाग थे, पता है नहीं है? एक ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, 2 मार्ग के थे।
तो ईश्वर को किसी ने क्या माना, किसी के रूप में देखा और किसी ने मतलब निराकार माना है। कबीरदास जी लोग ईश्वर किसी के रूप में नहीं देखे, उन्होंने कहा ईश्वर है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, उन्होंने ये माना है। ठीक है, और इसमें भक्ति भावना में क्या हुआ था, दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागी थी, ईश्वर के प्रति प्रेम था, लोग ईश्वर के प्रति भक्ति में लीन रहते थे, ईश्वर पर भरोसा करने लगे थे। ये सब विशेषता है, लिखना तो है 2 लाइन, 2 नंबर का आएगा, 2 विशेषता आएगी, बस ज़्यादा नहीं आएगा, नहीं बनेगा। इसका कालखंड क्या है, जहाँ भी ये खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू कर दो। 13 से 18 तक कहाँ तक है, 1643 तक, 1643 तक खत्म। ठीक, और इसके बाद तीसरा आता है तुम्हारा रीतिकाल। कौन सा काल, रीतिकाल। रीतिकाल में क्या था, इसका भी समय कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1643 से 1843 तक। बस अब जो आज तक चल रहा है वो आधुनिक काल में आ जाएगा। ठीक है, चार्ट कालखंड, चार्ट संख्या याद करो, 993, 1318 और 1643, 1843। ठीक, चार्ट सब याद करना है। ठीक, और रीतिकाल में क्या था, जो कविताएं लिखे हैं उन्होंने देश प्रेम से भावना से ओतप्रोत लिखे हैं। किससे ओतप्रोत है, देश की भावना से। और इस काल में भी भक्ति भावना का कुछ प्रकोप था लेकिन पूरा नहीं था, वो थोड़ा सा हट रहा था। अब लोगों में ईश्वर के प्रति सम्मान की भावना का मतलब उसमें वास्तविकता पर अधिक जोर दिया जा रहा था, मतलब जो चीज़ है वो वास्तव में, जो नहीं है उसको नहीं मान रहे थे। ठीक है ना। और इस काल में कभी तुम्हारे भक्ति काल में मीराबाई थी, रीतिकाल में भी मीराबाई थी। ठीक ना, कुछ प्रकोप उनका भी है। ये रीतिकाल तो मान लो बहुत कम आएगा, भक्ति काल आएगा ही आएगा, वीर गाथा काल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। हाँ ठीक, अब ये अथवा में तो रहेगा ही रहेगा, या तो ऊपर का बोलेगा या ये 3 में से अगर 2 याद करके जाओगे, 2 याद करोगे एक तो फंसेगा ही फंसेगा, बनी बात। रीतिकाल में ज्यादा हो गया, रीतिकाल में ज्यादा बहुत बढ़िया है। और रीतिकाल में प्रकृति का खूब सारा वर्णन किया है। किसका वर्णन किया गया है, प्रकृति का, श्रृंगार रस का, प्रेम प्रेमिकाओं का मिलन, प्रेमी को प्रकृति के रूप में कैसे तुलना किया है इसके बारे में बताया है। इंसान को प्रकृति से जोड़ दिया है, जैसे बोला है नर्तकी, प्रकृति को बोलता है नृत्यकी, मतलब नृत्यकी मतलब क्या होता है, जो नृत्य करती है, नाचती है। तो प्रकृति को तुलना कर दिए हैं कभी किसे, नृत्यकी से। तो ये प्रकृति को किसे जोड़ दिए हैं, मानव रूप से, जिसमें मानवीकरण भी है। कौन सा करण है, मानवीकरण। और श्रृंगार रस मतलब प्रेमी और प्रेमिका का क्या है, वर्णन। ठीक है ना। और इसमें प्रकृति का खूब सारा वर्णन है, तो नहीं बनेगा। प्रकृति का वर्णन है, मानवीकरण है, श्रृंगार रस है, प्रेमी प्रेमिकाओं का वर्णन है, नहीं बनेगा। ठीक, 2 तो लिखना है। अब कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो बोल देना कि नारी के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। हाँ, एक तो विशेषता थोड़ी है, तुम्हारे जिंदगी में कई सारी विशेषता है, बुराई नहीं है। बुराई करने को बोलेगा कोई तो कितनी बुराई करेगा, 1 करो या 2 करो, बुराई तो बुराई होगी बस। वीर गाथा काल में नारी के प्रति सम्मान की भावना उस समय नहीं थी, और भक्ति काल में थी। वीर गाथा काल में क्या था, महिलाओं, क्या राजा दूसरे राजा पर युद्ध जीता, उसके गांव की सब महिलाओं को अपना पत्नी बना लेता, अपने घर ले आता, अपने राज्य में ले आता, दरबार में। कहाँ सम्मान की भावना थी, सम्मान की भावना नहीं थी। उनको पर्दा प्रथा, कितनी प्रथाएं थी। पति मरता था तो उसको भी चिता पर लेटाओ और जलाओ, पत्नी को भी होगा। पद्मा बनो जौहर कर ली थी अपने मन से कि हम मुगलों के हाथ नहीं लगेंगे, मतलब अरब सर, अब मर जाए, पति का इतना ध्यान कौन देता है, मर जाए ना। जो प्राण की बाजी आएगी तो हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे 2 भाई बहन आते जाते हैं, या कोई भी आता है, दोस्त कुत्ता दौड़ाता है तो वो उसको पीछे निकलता है। ध्यान दियो, कभी सबके साथ हुआ है। कल छुट्टी थी, आज थोड़ी है। कल मैसेज किए थे छुट्टी है। हाँ। क्यों सर, कल आप मुझे क्या मैसेज कर रहे थे, कोई ऑनलाइन हो तो मेरे को हिंदी का भेज दो।
सब पकड़वा दिए थे। मैं 2-3 लोगों को फोन किया, कोई ढंग से दिया तो नहीं। लास्ट में ये भेजा वो भी इतना मिस प्रिंट, इतना मिस। हिंदी लिखने नहीं आती क्या तुमको यार? गलती है। कहाँ तक लिखा नहीं था। ऐसा एग्जाम में लिखा है 2 नंबर नहीं मिले। मैं वैसा लिखा नहीं हूँ, वो तो मैं उस समय जल्दी लिखा था। हाँ ठीक है। आप देखो कुछ कवि के नाम बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना आकृति मांगना चाहिए था ना। तो ये बन जाएगा ना। मेरा को तो फोन नहीं कर। चलो ठीक है। अब बिहारी की कितनी कवि, रीतिकाल के कवि के नाम बताओ। बिहारी जी है रीतिकाल के, ठीक है ना। और घनानंद, केशव भूषण, ये सब आगे नहीं है ना। केशव भूषण लोग रीतिकाल के कवि हैं। भिखारी दास जी, ठीक ना, रीतिकाल के ही। तो रीतिकाल के कवियों के नाम याद किए, बिहारी, भूषण, पद्म, और कौन केशव हैं, घनानंद, ये वृंद, ये सब क्या हैं रीतिकाल के। ये राजा के रीतिकाल में भी राज दरबारी कवि थे। सर सुनिए, जैसे बोलेगा रीतिकाल के 2 कवियों के नाम को ये लिख देंगे ना। केशव भूषण लिखो ना, क्या दिक्कत है? और रचनाएं पूछेगा? रचनाएं बहुत कम नहीं, रचनाएं पूछेगा, पूछ सकता है लेकिन चांस कम है। केशव दास रचनाएं उनका पूछेगा जो तुम्हारे किताब में जैसे है ना चैप्टर, वो जो कवि हैं उनके बारे में रचनाएं पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे आदिकाल के कवियों के नहीं पूछेगा। लेकिन केशव दास की जैसे रामचंद्रिका है ना, तो ये बहुत फेमस कवि हैं। रामचंद्रिका प्रसिद्ध रचना है, जिसे पूछ सकता है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो तुरंत केशव जानते ही हो। अब बोले बिहारी सत्सई के लेखक बिहारी हैं, नहीं बनेगा क्या जी? रीतिकाल की विशेषताएं, श्रृंगार रस का वर्णन, प्रेम प्रेमिकाओं का वर्णन, मानवीकरण, ईश्वर के प्रति सम्मान की भावना, मानव को प्रकृति के साथ तुलना करना, ऋतुओं का वर्णन। तो लिखोगे क्या जी तुम लोग? ये वीडियो शूट हो रहा है, जाके देख लेना बढ़िया से, फिर से आज ही पोस्ट कर देंगे। सर विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। विनय, हाँ विनय पत्रिका, ठीक है। अब देखो रीति काल के काव्य को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। मतलब रीति मुक्त का मतलब जिसमें ग्रामीण रीति रिवाज परंपराएं से मुक्त। मतलब रीति मतलब क्या समझते हो? जो परंपराएं बता रहा है, क्या बता रहा है? परंपराएं, रीति रिवाज। तो रीति से मुक्त है। कुछ कवियों ने तो बताया कि समाज क्या रीतियों से मुक्त करो, जो पुरानी रीतियां चली आ रही हैं उससे दूर हो जाओ, उसका विरोध किए। कुछ रीतिबद्ध, जो कुछ कवि ऐसे हैं जो पुरानी रीति रिवाज को माने कि हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, परिवर्तित नहीं हुए। और रीति सिद्ध में उन्होंने सिद्धि बता दी कि हाँ जो पहले है वही सत्य है, मतलब सिद्ध कर दिए। लेकिन इतना पूछेगा नहीं, बस जानो कि 3 भाग में डिवाइड किया है। रीति काल को कितने भाग में तोड़ा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ठीक है। बस ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा? बोलेगा कि रीति काल की काव्य धारा है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति युक्त। ऐसे 2-3 कंफ्यूज करेगा। जो पढ़े हो तो बन जाएगा, सुने रहो बस। अब आता है तुम्हारा आधुनिक काल को। अब चलो बोले रीति काल के संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब प्रकाश थोड़ी सी लाइट चमकाओगे, प्रकाश डालिए मतलब उसके बारे में वर्णन करना है, 2-3 लाइन लिख देना बस। आयु का नाम, समय, अवधि। आधुनिक काल को कितने भाग में तोड़ा गया है? 6। ये नाम कभी नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा कि छायावादी काल के कवि हैं, कवि के नाम बोल देगा, ठीक। भारतेंदु युग के कवि के नाम बताओ। भारतेंदु काल के संस्थापक कौन है? भारतेंदु युग के संस्थापक कौन है यार? उसके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, खुद वही किए हैं। कौन सर? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। और द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय किए हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद। मतलब फेमस कवियों के नाम दिया है। कवि तो कई सारे हैं, लेकिन जो ज्यादा फेमस है उनके बारे में नाम लिखा है। अगर इसको भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा ना। हरिऔध। हाँ हरिऔध। प्रगतिवाद के राम सिंह दिनकर, रामधनी सिंह दिनकर। और प्रयोगवादी आज्ञे का पूरा नाम पूछता है कुछ। सुनो इधर, आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? आज्ञे। रात आज्ञा का पूरा नाम पूछ सकता है, लिख लो। तुम जानते हो सब काहे बोली कमेंट की? सॉरी सर, मैं उनका देखूंगी।
सच्चिदानंद हीरानंद ये नाम याद करेंगे सही सच क्या बोले हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सर नहीं आएगा ये लिखित ले लीजिए मेरे से तब क्या कह रही होंगे? अब वो बोला हाँ तब पहले तुम बोली थी। एक दूसरी बात, जिसको इतना पता है क्या आएगा नहीं आएगा तो घर में रहो, टिकट टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बता रहा हूँ तो क्या बता रहा हूँ, जो आएगा नहीं, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं ये आ सकता है। ये फेमस क्वेश्चन है, बड़े एग्जामों में भी आते हैं। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तुम 2 बार प्री बोर्ड दे दिए, एक बार अर्धवार्षिक नाम बता दिए कि ये आज्ञा नहीं आएगा। जो 10 साल से अनुभव ले रहा है उसको उसके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी जब मैं तुम लोग 10वीं पढ़ा था तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो हम लोग को पता है कहाँ पे कैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ मिलेगा तुम जानो, ऐसे टॉपर थोड़ी बन जाता है कोई। एग्जाम्पल में सारी को ले लो कहाँ से ऐसे ही सुने रहो बस, आ गया ठीक है, नहीं आएगा तो मान जाए, आज नहीं तो कल कभी कभी जरूरत पड़ेगी ही। आगे का पूरा नाम पूछ देता है। तुम्हारे 9वीं क्लास का ये बोर्ड एग्जाम 9वीं प्रोजेक्ट एक्सीलेंस में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा आज्ञा का पूरा नाम क्या है? वो जब हुआ था हाँ, प्रकृति के सुकुमार कुमार कवि कौन है? पढ़े नहीं हो। सर आप प्रकृति के सुकुमार कुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत है। श्री में गाना है नहीं, श्री नहीं लगा लगा दो, गलत नहीं है। जब दे रहे हो सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आइए, प्रगतिवाद की काव्य विशेषताएं पूछ देगा तो क्या करोगे? उसमें कुछ लिखना थोड़ी है ज्यादा। प्रगतिवाद मतलब जो प्रगति कर रहा है, तो बता दोगे कि इस काल के कवियों ने प्रगति को निरूपित किया है। सिंपल सी बात, प्रगति मतलब डेवलप होता है ना, एक युग से दूसरे युग में चेंजेस होता है, तो कुछ विकास होता है, ठीक ना। और इसमें क्या बता दोगे? ईश्वर के प्रति अनास्था, ईश्वर के प्रति आस्था किसमें थी? भक्ति काल में थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया है? कम होता जाएगा। तो ईश्वर के प्रति क्या हो जाएगा इसमें? अनास्था, मतलब आस्था खत्म, ठीक। और इसमें बता देना कि समाज के वास्तविकता का वर्णन है। किसका है? वास्तविकता का, मतलब जो वास्तव में है, ठीक। और जो शोषण है, शोषण के प्रति क्या है? सहानुभूति। और क्या है? नारी के प्रति, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज, मतलब आधुनिक काल में देर और नारी के प्रति कितना प्रयास किया जा रहा है कि नारी का शोषण ना हो, उसके लिए कानून नए नए बनाए जा रहे हैं रक्षा के लिए। तो नारी शोषण के प्रति विरोध, ऐसे लिख सकते हो। अब आधुनिक समाज के बारे में प्रगति मतलब आधुनिक काल का बात, ठीक है। मतलब ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, ठीक ना। समझ आ रहा है? सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, प्रकृतिवादी प्रयोग। अरे एक ही विशेषता दोनों तो 2-2-3 दिन में लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रगतिवाद कवि धारा के विशेषता में 2-3 बात लिखोगे, बहुत नहीं लिखना है। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त किया है, समाज के वास्तविक जीवन का वर्णन किया है, नारी के प्रति शोषण का विरोध किया है, विरोध कार्य किया है, मतलब शोषण को उजागर करने से काम किया है। हो गया। और देखो प्रयोगवादी, प्रयोगवादी प्रगतिवाद के बाद का समय है, तो इसमें नए नए प्रयोग हुए हैं। तो क्या, हाँ ये लिखा था, नए नए प्रयोग किए गए, प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग किए गए, ठीक। पहला विशेषता वहीं से निकालो। दूसरी विशेषता क्या लिखोगे? नवीन उपमानों का वर्णन। उपमेय उपमान मतलब नवीन तुलना, उपमा मतलब होता है तुलना करना, क्या होता है? तुलना। तो नए नए तुलना किए गए हैं, ठीक ना। और फिर इसके बाद अगला क्या है? प्रेम की भावना का खुला चित्रण। जो प्रेम होता है, प्रकृति के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम, ये सब का खुला वर्णन किया गया है। निराशावाद की प्रधानता, और इस काल के कवियों ने निराशा को व्यक्त किया है, 2 ही जरूरत है, ठीक ना। निराशा को व्यक्त करने की विशेषता की है। और नारी के प्रति सम्मान की भावना लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम, एक तो अज्ञेय जी हैं,
इन्होंने समाज के कुरीतियों पे इतना करारा प्रहार किया है ना, इतने कड़े कड़े बोल बोले हैं कि इसके पाठ में है, कहीं पढ़ने को नहीं मिला है। अज्ञे जी का कहीं कविता है ना, वो समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ ही लिखे हैं, जब भी लिखे हैं। और समाज में जो असामाजिक तत्व है ना, उनके प्रति बहुत ही कड़वे कड़वे शब्द बोले हैं, ठीक ना। ये कह सकते हो कि अज्ञे जी हैं। प्रयोगवादी कौन कौन है? दो कवि प्रयोगवादी कवि कौन है? पहला नाम अज्ञे बताना, दूसरा मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। मुक्तिबोध याद कर लो, अज्ञे और मुक्तिबोध। सर ये भी लिखना पड़ेगा, रचना हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। चांद का मुंह टेढ़ा, ये चांद का मुंह टेढ़ा थोड़ा ज्यादा फेमस है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। ये थोड़ी फेमस कविता है, रचना है, तो थोड़ा याद रखना। सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है ये वाला? अरे कुछ नहीं जी, चलो आगे देखा जाए। नई कविता की दो विशेषताएं। नई कविता में क्या क्या विशेषता हो सकती है बताओ? नारी के प्रति सम्मान की भावना, आधुनिक समाज का वर्णन, समाज में फैली बुराइयों के प्रति विरोध। नहीं लिख सकते। आधुनिक नई कविता में क्या होता है? यही तो सर इसका मतलब क्या होगा? मानववाद, लघु मानववाद। लघु मानववाद। ये कहाँ पे है? पहला नई कविता की दो। नई कविता की वो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, ठीक ना। जैसे हो गया, पहले के समय में लोग व्यापक तरीके से रहा करते थे, लेकिन अब तो अपने बारे में सोचते थे कि दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। लघु मतलब उनका एरिया क्या हो गया? छोटा हो गया है। लोग अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आधुनिक काल में लघु मानववाद हो गया प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा मान सम्मान पहले की तुलना में धीरे धीरे कम हो रही है। पहले बहुत ही अच्छे लोग रहा करते थे, दूसरों को मान सम्मान ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब उतना मान सम्मान कहाँ रह गया है? नहीं रह गया है। तो लघु मानववाद हो गया है, मानवता थोड़ी सी कम हो गई है। कुछ नहीं है। वर्तमान हिंदी काव्य की दो विशेषता, कुछ भी लिख दो, प्रयोगवादी लिख दो, प्रगतिवाद, नई कविता, सब मिला के नई में आ गया। आधुनिक काल की कविता, रीति काल की समय सीमा तो पता ही है, 1643 से 1843। रीति काल की मुख्य विशेषता, रीति काल में युद्ध का वर्णन होता था। अच्छा, युद्ध का वर्णन कहाँ होता था? वीर रथ में। राजा कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कभी बाहर किनारे बैठ के लिख रहा है। राजा युद्ध लड़ रहा है, इधर लिख रहा है कौन क्या कर रहा है, होता है कभी। मतलब रियल में नहीं ऐसा है। राजा युद्ध करने गया, जो जो होता था उसको आके कोई कोई बताता था, अपना भीड़े में उसको फिर उड़ा देना। एक तलवार चला था, लगा है। लेकिन कभी लोग ऐसे लिखे हैं जैसे वो आंखों के सामने बैठ के देखे हैं, उसको मार रहा है, हाँ उसको ऐसे मारा, इतने डिग्री पर मारा, ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने एक हाथ आगे उठाया, एक कदम उठा के दूसरे हाथ से मारा। अरे तू देखा थोड़ी था ऐसे बैठ के, ऐसे लिखा है। इतना बढ़ चढ़ कर, इसी को तो बोलते हैं अतिशयोक्ति। पढ़ो ना अलंकार में अतिशयोक्ति, यही है बढ़ चढ़ के। जो नहीं होता था उसको भी कहता ऐसा हुआ है। राजा का गुणगान बड़ाई, जब झूठा बड़ाई करते थे, नहीं करेंगे तो खैर न मिली। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी बाबा अपने जिंदगी का एक ही रचना किए हैं और उसका क्या नाम है? बिहारी सत्य सही रचना, बस एक ही रचना। उनमें जो कितने दोहे हैं बताओ? बिहारी सत्सई केवल एक ही, बिहारी सत्सई केवल एक रचना है उसकी, बिहारी कवि की, और उसमें 713 दोहे हैं। क्या है वो? खाली दोहा ही रचना किए हैं, चौपाई उपाई कुछ नहीं किए हैं, खाली दोहा। हाँ, उनके रचना में इतना ही है, ठीक ना। अब रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि मैं बोलता हूँ, कोई एक बताओ। केशव है, ठीक ना। पेज नंबर 26। चलो आगे चलो, देखते हो बुधो। ये पद्यांश वाला तो पता है ना? क्यों पद्यांश पता है जी? पद्यांश में क्या लिखते हैं पहले?
कवि किस देखो मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग बताना, गेस करना कि कौन सा क्या है। उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। उधव ये किसकी रचना है बताओ, सुने थोड़ा सा। सूरदास की। ये पाठ हमारे अब तुम्हारे हिंदी पाठ, हिंदी किताब का नाम क्या है? क्षितिज। क्षितिज भाग दो। लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 संदर्भ में, ठीक ना। क्षितिज भाग 2 और उसमें और कुछ नाम है कि भाग 2 है? भाग 2 है। भाग 2 के पाठ का नाम क्या था? पाठ का नाम बोलो। पद है। पाठ पद के उसमें 2 पार्टीशन है कि नहीं है? पाठ पद से उद्धृत किया गया है, लिया गया है, ठीक ना। पाठ क्या बताओगे? पाठ पद से लिया गया है। इसके रचनाकार, इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। बन जाएगा नहीं बनेगा? फिर सुनो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 के पाठ पद से लिया गया है। कोई दिक्कत है? पाठ का नाम क्या है? तो संदर्भ में क्या लिखना है, इतना क्लियर? सिंपल सी बात लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचनाकार या इसके कवि नहीं, कवि लिखे। रचनाकार भी लिख सकते हो, नहीं सही है, रचनाकार या कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। लिया गया है की जगह पर जो ज्यादा कठिन लिखना चाहता है तो लिखना उद्धृत किया गया है या अवतरित किया गया है, ठीक है। जो तुमको अच्छा लगे वो लिखो, सिंपल मतलब लिया गया है बस, ठीक है। अब उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, किसके बारे में? उद्धव के बारे में लिखा गया है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए। इतना जानते हैं ना। तो उद्धव के बारे में कब का वर्णन है? जब कृष्ण जी चले गए थे कहाँ? मथुरा। राजनीति सीखने नहीं, कंस के राज दरबार में जब कंस बुलवाया था कि मलखम युद्ध करवा के उसको मार दिया जाए, कृष्ण जी को मारने के विचार से बुलाया था, लेकिन कृष्ण जी भी चाहते थे कंस को मारना, हो गए युद्ध में मार के लिए। तो वहां पे जो था, कौन थी? राधा। राधा से जब बिछड़ गए, राधा से बिछड़ के चले गए थे कृष्ण, तो वहां से कृष्ण की जो सूचना थी, उस सूचना को कौन लाते हैं? उद्धव जी। और उद्धव इधर प्रेमिकाओं के, सभी गोपियों के सूचना को कृष्ण को पहुंचाते हैं। तो उस समय का वर्णन है। तो जब वो गोपियां अपने शिकायत करती हैं और जैसे वो आते हैं मैसेज लेके आते हैं ना, जो बताओ कि जब कृष्ण से संदेश लेकर आए थे उस समय का वर्णन है। और बस इतना लिखना। प्रसंग में क्या लिखोगे कि किस बारे में लिखा है, सीधे लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उद्धव के बारे में वर्णन किया है। बस सिंपल सी बात। जो अधिक नहीं लिख पाएगा सीधे लिख क्या लिख दोगे? उद्धव के बारे में वर्णन किया है। जो ज्यादा जानता है तो लिख देना कि उद्धव और गोपियों के बीच वार्ता का वर्णन किया है, ठीक, मतलब बातचीत का वर्णन किया है। बन जाएगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा जी। अब इसी तरह से तुम लोग अगला देखो है। अब अगला है हमरो हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम। ऐसा ये किस भाषा में लिखा गया है, कोई किसी को पता है? ब्रज। ब्रज। अवधि और ब्रज थोड़ा मिक्स है, ठीक है ना, याद है। अवधि ब्रज थोड़ा मिक्स है। चलो आगे देखो। हमरो हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर मतलब क्या होता है? हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब ये भी क्या है? समझ गए ना? उसी समय का वर्णन है जब वो उद्धव जी गए थे। बन जाएगा? इतना नहीं बनेगा तो फिर बन जाएगा। घर जाना, एक नज़र केवल पढ़ लेना। जो पद्यांश लिखे हैं उसको पढ़ के ये याद कर लेना ये किस पाठ का है और कवि कौन है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम केवल परीक्षा में जितना छपा है बस उसी को पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं है।
ठीक है ना। सूरदास के जी का ही आएगा जहाँ तक है, और तुलसीदास, ठीक ना। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। आत्मकथ्य इससे बहुत कम चांस है। उत्साह, उत्साह वाला देख लेना, बादल गरजो, बादल गरजो वाला है। तो ये देख लेना कि ये उत्सव पाठ का है। कहाँ का है? उत्सव का है, उत्साह का। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला ठीक ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक दो रचना याद कर ही लो, ये कवि परिचय में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद तो और फेमस है, उनको जरूरी याद है। तुलसीदास करना, ठीक ना। तुलसीदास है, तुलसीदास जी का तो बहुत रचना याद है, तो जरूरत नहीं है। जरूरत है रामायण लिख के आओगे गलत हो जाएगा। नहीं, इसमें दिया है, यहाँ दिया है। रामायण मत लिखना, रामायण संस्कृत है। हिंदी में लिखना तुलसीदास रामचरितमानस, ठीक है, वो लिखा रहने दो, दोनों मत लिखना। चलो आगे देखें। और दूसरी बात, रामायण कौन अच्छा है पता है? तुलसीदास। इसीलिए कहते हैं गधे के गधे रह जाओगे। रामायण रचना तुलसीदास किए हैं, वाल्मीकि किए हैं, वो गलत है क्या? पैसा दे लिख दिया ना, सही रहेगा। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। रामचरितमानस का संस्कृत में अनुवाद वाल्मीकि ने किया है, उसके नाम है रामायण। जानो धर्म को क्या जानते हो तुम अपने? जानो थोड़ा सा। रामायण हिंदी में नहीं है, उसको तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। तुलसीदास लिखे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस और रामायण उसी का संस्कृत है। रामचरितमानस का संस्कृत रूप क्या है? रामायण है, उसको वाल्मीकि ने लिखा है। यही बात समझ में, गलती से मत कर देना कि तुलसीदास जी लिखे रामायण है, उसमें जो लिखा है वो गधा है। हम बता रहे हैं ना, सही बात सुनो ना। ये बन जाएगा ना, ये बहुत कठिन नहीं है। ये को पद्यवन पढ़ लेना, मने में घुमा लेना। बनी तो बनी ये बालिका लो, बनी तो बनी तो भाड़ में जाए। संदर्भ लिखोगे, संदर्भ में मान लो कवि का नाम गलत होगा, का पूरा संदर्भ थोड़ा गलत कर देगा भाई। उतना देखेगा तो एक नंबर में आधा नंबर दे ही। भावार्थ तो बना ही लोगे, भावार्थ तो लिखना ही पड़ेगा। भावार्थ में तो बनेगा ही बनेगा। लंबा तो लिखना ही पड़ेगा, नंबर भी लंबा मिल रहा है। 4 नंबर का है। 3 नंबर भावार्थ में जो यहाँ लिखा है उसी का जितना तुमको समझ है, ठीक है ना, उस वजह नहीं लिखना है, ठीक है। तो भी बहुत दिमाग नहीं लड़ाना है, भावार्थ वही लिखना है जो तुमको समझ है। नहीं आ रहा है छोड़ो, लिखो ही मत, जितना आए उतना लिखो, बाकी छोड़ दो दुनियादारी। लेकिन इतना सरल शब्द है कि बन जाएगा जहाँ तक है। अरे जैसे कहानी नहीं सुने हो, अब उद्धव के बारे में आ जाएगा, उद्धव सिंह के बारे में वो नहीं भी आ रहा है फिर भी लिख दो। उद्धव जी प्रेमिकाओं से, गोपियों से बात करके उनके सूचना को वहाँ ले गए, उसके बारे में लिखे, तो वो ठीक है। घुमा फिरा के अर्थ ऐसा बनता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। इसमें जो अध्ययन में लिखा है उसके अलावा भी ऐसे टाइप जैसे तुरंत भी लिखा रहता है। नहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे इतना समय नहीं है कि तुम किताब को पढ़ के समझो। इसमें जितना है उसको एक बार देख लो, बनेगा ठीक, नहीं बनेगा तब वो ठीक, क्योंकि आधा नंबर तो लेके जाएंगे भाई। कवि का नाम याद नहीं रहेगा किस पाठ का है, छोड़ दो। गलती नाम लिख के आ जाओ, गलती का नाम लिख दो, तुक्का मार दो, फसल तो फसल, नहीं तो गल। आधा नंबर जाएगा, आधा नंबर तो आएगा ना। संदर्भ प्रसंग में मान लो कवि का नाम याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? छोड़ना थोड़ी है। नहीं आ रहा है तो नहीं आए, आधा नंबर देगा 1 नंबर में। भावार्थ तो बना लोगे ना हिंदी देख के, बस ये दिमाग चलाओ। लास्ट है अब ये काव्य खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर। अब ये फटाफट मैं प्रश्न बोलता हूँ, तुम बोलना। गोपियाँ उद्धव द्वारा भाग्यवान कहने में क्यों व्यंग नहीं थे? गोपियों द्वारा उद्धव को जो भाग्यवान कह रहा है, इसमें व्यंग ताना कस रहे, नहीं कहते किसी चिढ़ाते हैं ना कि मतलब पता नहीं है, फिर कहते तुम ऐसा हो, चिढ़ाते नहीं चिढ़ाते हैं। तो सीधा गोपियाँ जब कह रही हैं उद्धव को तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो,
तो ऐसा क्यों कह रही है? इससे क्या अर्थ है? भाग्यवान नहीं भाग्यहीन। क्या लिखे हैं? भाग्यवान इसमें है जी। अच्छा भाग्यवान मतलब अच्छे हो। अच्छा मतलब भाग्यशाली हो। तो उद्धव कह तो रही है गोपियां तुम ही भाग्यवान हो। नहीं लास्ट में भाग्यहीन लिखा ये देखिए ना। कहाँ? अभी बताएंगे सबसे लास्ट में ऐसे फ्लैश में। अरे मैं सुन नहीं रहे हो, उसको लोगों बताते हैं। गोपियां उद्धव को चिढ़ा रही हैं क्योंकि गोपियों को कृष्ण से मिलने का मौका नहीं। उद्धव कृष्ण जी के साथ मिले हैं, उसके प्रेमी हैं, तो जब प्रेमी हैं तो उसकी बात को वो पहुंचा रहे हैं। तो उद्धव हालांकि भाग्यवान नहीं है, लेकिन फिर भी गोपियां करें तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, हमको मौका नहीं मिला है, तुमको मौका मिला है कृष्ण जी से मिलने का। तो वो भाग्यहीन को भाग्यवान करके चिढ़ा रही है। ये निगेटिव सेंस है, समझ आई? इसीलिए भाग्यवान का मतलब वहाँ पे भाग्यहीन कहने का अर्थ है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ठीक समझ आया? तो इसमें लिखोगे उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं। वो भाग्यहीन है कि नहीं है? गोपियां ये जान रही है कि कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते, प्रेम तो हम ही से करते हैं। लेकिन तो उद्धव कहते तुम तो बहुत प्रेमी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जो उनसे प्रेम करते हो। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए नेगेटिव ताना मार रही है। ठीक है, सर वीडियो बंद हो गया। नहीं हुआ है। चालू है सर। वो चाहती है कि आप वीडियो बंद करो। वो नेगेटिव अभी सेंस लगा ली, ठीक ना? अब देखो उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? हमारी लकड़ी से, कमल के पत्ते से, गुड़ से। अब मैं बोलता हूँ, मेरा सुन लो जो इसमें लिखा है। कमल के पत्ते से, कमल के पत्ते पानी में, जैसे पानी में तैरते हैं कमल के पत्ते। जी। कहने का मतलब यह है कि पानी में रहोगे लेकिन पानी से दोस्ती नहीं कर पाओगे, मतलब पानी में तुम ऊपर ही तैरते रहोगे। उसी तरह कृष्ण के साथ हो लेकिन तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। ये सेंस था। दूसरा सेंस क्या है? तेल का गागर तेल में डूबे रहते हैं किंतु उन पर पानी की बूंदें भी नहीं टिक पाती हैं। तेल के गागर का पानी, गगरी में अगर तेल भरा है तो पानी की बूंद डाल दो, क्या तेल पानी दोस्ती होगी? नहीं। तो उस पानी से तुलना कर दिए कि तुम तुलना कृष्ण के साथ भले कितना रहोगे लेकिन तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो हम भी से करेंगे। ठीक, बन जाएगा नहीं बनेगा? हाँ सर जी बताइए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव कम थोड़ी थे। एक तो वो प्रेम में तड़प रही थी और उधर से वो और संदेश लेके आए और उसमें घी का काम कर दिए उनकी सूचना दे करके। जो घाव भर जाता है उनको खुद दर्द बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ जाता है। एक तो वो उनके प्रेम में विरह व्यथा व्यतीत कैसे दिन बीता था तो शांत मन शांत हुआ था। उद्धव आगे फिर कृष्ण की कहानी सुना दिए गोपियों को, उनका प्रेम फिर जाग गया। इसलिए क्या बोला है कि यह विरह में, विरह की अग्नि में क्या किसका काम किया? ठीक है, बात समझ आई? भगवान कौन से चुका था वो सो रही है गाजी, तुम कहाँ किस ख्यालों में डूब गई? सर जी तो दिन बचा है क्या करना है? सालों में कुछ नहीं। बात समझ आई ना कि विरह में घी का काम कैसे किया? नहीं समझ आया? फिर से समझा दे, सुनो। विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? ये समझ आया नहीं आया? नहीं आया? अब देसी भाषा में समझाते हैं, सुनो। जैसे गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, जब साथ में रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, प्रेम करते थे, बहुत बढ़िया लगता था। जब कृष्ण अलग हो गए, कृष्ण क्या हो गए? अलग हो गए। तो अलग होते हैं जब दो प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं, बहुत कष्ट होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। जो प्रेमी होगा उसको पता होगा। अलग हो गए, जब अलग हुए तो गोपियां तड़प रही थी, उसी को विरह बोला गया। क्या बोला गया? विरह। सब गोपियां प्रेम करती थी ना, विरह था। तो उस विरह की तड़प को बोला है अग्नि, विरह अग्नि। विरह अग्नि कुछ दिन मिले नहीं थे तो शांत हो गया था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उद्धव जी उधर से आए संदेश लेके, फिर बता दिए उनको कि कृष्ण जी तुम्हारे ये संदेश भेजे हैं। जो विरह अग्नि थी वो बुझ रही थी, फिर वो क्या की? फिर धड़क गई। उसी को बोले कि विरह अग्नि में किसका काम किया है? ठीक है, यही समझ में बात नहीं है? आप ठीक लेंगे सर। याद करने वाला चीज है, व्याकरण आएगा ना लाइन से।
एक बार सुने रहेंगे तो जल्दी से बन जाएगा ना। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तो राम लक्ष्मण का जन्म करते हो, रामायण देखे होगे, वो रामलीला देखे होगे तो बन ही जाएगा। रामलीला कृष्णलीला भी देखे हैं तो वो भी बन जाएगा। कन्यादान हट गया है। नहीं आएगा। थोड़ा संगत का वाला शब्द है, उसमें नहीं होता है संगत का। संकट काल, संगत संगत काल उसमें थोड़ा मजा नहीं आता। मजा नहीं आता है तो मजा नहीं लेता है। जो संगत कार मतलब उसको बोलते हैं, तो कोरस नहीं बोलते हैं। ए बिटिया तो लोग बात नहीं करोगे क्या? सब आने वाले हैं तो क्या करें? ये मानते हैं। कोरस बोलते हैं ना, जैसे एक मेन सिंगर होता है, सुनो जी, जो मेन सिंगर होते हैं उसके साथ पीछे से गाते हैं, उसको बोलते हैं कोरस। क्या बोलते हैं? कोरस। उसको बोलते हैं नेक्स्ट। अरे कौन सा बता रहे हैं? संगतकार क्या क्या करते हैं? ये सब एक तो हो गया रचना करने वाला, एक हो गया गाने वाला। इसके साथ जो जो ढूंढना के बजाएगा, हारमोनिया, पेटी, ताल, ढोल, मजीरा, वो गिटार पिटार जो भी बजाते हैं, कैसियो वगैरह, वो सब क्या कहलाते हैं? संगीतकार। मतलब संगीत को बनाने वाले। वही संगत है। हाँ वही ना है। कौन? संगीत जो लिखता है वो तो गीतकार हो गया, जो गायक होता है वो गायक हो गया, लेकिन संगीतकार मतलब संगीत को पूरी तरह से बनाया कौन? वही जितने साइड में काम करते हैं वो क्या करते हैं? संगीतकार कहलाते हैं। क्या मदद करते हैं? वो तो बन ही जाएगा, नहीं बनेगा। वो बनाने, रचना करने में हेल्प करते हैं। सर मेरे अंदर में नहीं याद किए। सूरदास की रचना तो लिखी लोगे, मैं लिखवाया हूँ तुम लोगों को कि लेखक परिचय, रचना कैसे लिखेंगे और कवि परिचय कैसे लिखना है, ये लिखवा दिया हूँ। डूब गया, ठीक है, बढ़िया है, भेज दिया हो। तुम भी हो क्या? हाँ तुम ही हो वो। ग्रुप में कल मांगा था मैं, हैं? ये सब क्या? बड़े बजान में लाए हैं तो याद रहेगा ही। तो डिस्टर्ब ना हो। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास। गद्य की विधाएं तो जानते ही हो। कमायनी जैसे कि बता, गद्य की विधाएं कई सारे हैं। निबंध क्या है? गद्य की विधा है। कहानी क्या होता है? नाटक क्या होता है? उपन्यास क्या होता है? एकांकी क्या होता है? ये तो परिभाषा पता है ना थोड़ा थोड़ा। नाटक में कई सारे अंग होते हैं, जिसको रंगमंच पर कार्यक्रम को खेलकर दर्शकों को प्रदर्शित किया जाता है। कहानी को कभी खेला नहीं जाता है, कहानी को कभी नाटक के रूप में प्रदर्शित नहीं करते, कहानी केवल सुनाया जा सकता है। ठीक। गद्य की 4 विधाओं के नाम बताओ जी। कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, डायरी भी है। बस बस बन जाएगा जी। ये बालिका गद्य की विधाएं बताओ। कोई है गद्य की कोई विधा का नाम याद नहीं? मुंह बंद रखे रहो। चलो फटाफट लिखो संधि। संधि में देखोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? 3 प्रकार की संधि मिलेगी। कितने प्रकार की? जिसको बनता है बिल्कुल मत लिखो, समझते चलो, छापने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें सब छपा हुआ है, सिर्फ समझने की देरी है। क्या करना है? और जिसको हाथ चलाना है थोड़ा बहुत चला भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन रोक के लिखना नहीं है। समझते जाओ, कुछ छापना है छपते रहना। पहला क्या आता है? स्वर संधि। कौन सा संधि? स्वर। दूसरा क्या आता है? व्यंजन। लिखावट में गड़बड़ हो सकती है थोड़ा सा। और दूसरा क्या है? विसर्ग। विसर्ग संधि। आप तुम लोग जानते हो स्वर में मतलब होता है आ से लेकर आ तक, कहाँ तक? और व्यंजन मतलब होता है क से ज्ञान तक। और विसर्ग में डबल बिंदी। कितना बिंदी? डबल बिंदी। अगर जहाँ पे दिख रहा है जी स्वर अ मिले, अ से मिले, आ से मिले, मतलब स्वर आपस में कहीं भी मिले, चाहे अ किसी से मिल जाए, चाहे आ मतलब अ आ ई कुछ भी किसी से मिले, लेकिन स्वर स्वर मिले। क्या मिले? स्वर स्वर से मिलेगा तो क्या बनेगा? स्वर संधि। क्या बनेगा?
ठीक। तो लिखो कि जब एक स्वर किसी दूसरे स्वर से जुड़कर कोई नया शब्द बनाता है तो क्या कहलाता है? स्वर संधि। या दो या दो से अधिक स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या बोलते हैं? बन जाएगा। बोलते ही समझ जाना, स्वर मतलब स्वर जुड़ेंगे, व्यंजन मतलब कोई एक व्यंजन किसी दूसरे स्वर के साथ जुड़े। किसके साथ जुड़े? एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़े या दूसरे स्वर से जुड़े, बनेगा क्या? व्यंजन। कोई दिक्कत? एक व्यंजन या दो व्यंजन या एक व्यंजन दूसरा स्वर आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? व्यंजन। विसर्ग, जब कोई विसर्ग में जब कोई विसर्ग किसी व्यंजन या स्वर के साथ जुड़े, किसी से जुड़ सकता है तो इससे बोल देंगे मनोरथ। मनोरथ है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मन। संस्कृत में क्या होता है? मन होता है प्लस रथ। ये क्या है? विसर्ग है कि नहीं है? देखो बिल्कुल, ये जब विसर्ग किसके साथ जुड़ेगा? अ के साथ। किसके साथ जुड़ा? अ। यहाँ पे र है, क्या है? र है। तो विसर्ग और र जुड़ के क्या बनेगा? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। और देखा कोई एग्जाम्पल आएगा तो हम बताएंगे। ये समझ जाओ कि विसर्ग जुड़ेगा किसके साथ? किसी स्वर या व्यंजन के साथ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? विसर्ग संधि। कहाँ है थारो ध्यान? उधर। ठीक है ना? आपके वजह से इसमें आता है 3-4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? पहला आता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसमें क्या क्या जुड़ेगा? अ प्लस अ जुड़े क्या बनेगा? आ। और अ या आ जुड़ेगा क्या बनेगा? आ प्लस आ जुड़ेगा फिर भी क्या बनेगा? आ। पहला खेल हो गया आ पे। ठीक। ई छोटिया छुटकिया मिलके भी क्या बनेगा? बड़किया। छोटकिया और बड़किया मिलके क्या बनेगा? बड़किया। और बड़किया मिलके क्या बनेगा? बड़किया। ठीक बनेगा। छोटकुआ प्लस छोटकुआ क्या बनेगा? बड़कुआ। और छोटकुआ और बड़कुआ बड़कुआ। क्लियर है ना? ये दिमाग में बैठाते चलो, चाहे कौनो रहे, अब बनेगा बड़ा ही। क्या बनेगा? बड़ा ही। इसीलिए इसका क्या नाम है? दीर्घ। ठीक। एग्जाम्पल चले फटाफट, बहुत नहीं देखना है। जिसे हो गया विद्यालय आ जाए। क्या आ जाए? विद्यालय में देखो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? आ और आ है नहीं है? आ बना है। जान जाओ कि यहाँ पे देखो कोई कभी विद्या शब्द हो सकता है क्या? तो विद्या ही होगा। क्या होगा? विद्या। प्लस इधर क्या है? आलय। क्या है? आलय। तो आ और आ क्या बनेगा? आ। ठीक बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? जैसे हो गया, तुम लोग पढ़े हो ना संधि जी? हाँ तो रिवाइज करते जाना। अब बड़ी का बताओ, बड़ी का कोई एग्जाम्पल बोलो फट से। कपीस। क्या हो जाएगा? कपीस। कपीस में देखो क्या हो जाएगा? कप प्लस ईस हो सकता है क्या? कप धन ईस हो सकता है। मैं क्या बताया? बड़ी की मात्रा बना है ना? यहाँ पे यहाँ पे क्या है? ई। तो अ और ई मिलके तो बड़ा में तो पढ़े ही नहीं हो। बड़ी ई जब बनेगा तो क्या बनेगा? कपी प्लस ईस। तो कपी छोटी पी रहती है, बड़ी पी है? छोटी रहती है। ठीक ना? तो छोटी पी ई और बड़किया क्या मिलकर बनेंगे? बड़ी ही बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर है? मतलब देखना कि मात्रा कहाँ पे हम तोड़ दें। बन जाएगा नहीं बनेगा? ठीक। और गुण संधि में क्या बनेगा? गुण संधि में आता है दूसरा गुण। गुण में मिलेगा तुमको 3-4 चीज देखने को मिलेगा। तो क्या? ए ओ अल। ए ओ अल। ठीक। कौन किससे कहाँ जुड़ेगा? जिसको संधि नहीं आती है बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। ये बात सिर्फ ए किससे बनता है? जब अ के साथ ई जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? ई।
अ या आ के साथ ई या बड़ी ई जुड़ेगा क्या बनेगा ए, क्या बनता है ए। जब अ या आ के साथ क्या जुड़े ऊ या बड़ा ऊ तो क्या बनेगा ओ, क्या बनेगा ओ का मात्रा बनेगा क्या बनेगा ओ की मात्रा जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ेगा ओ की मात्रा। अब ये अर है, ये क्या लिखा हूं मैं अर, तो अर किससे बनता है अ या आ के साथ क्या जुड़ जाएगा री ऋषि, क्या जुड़ेगा री ऋषि, क्या बनेगा अर। ये महर्षि नहीं होता है, होता है नहीं होता है महर्षि, महाधन ऋषि। किसी को पहले नहीं पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इसमें पढ़ा था पढ़ना पड़ता है। ये महर्षि हुआ, महर्षि होना चाहिए ठीक। महर्षि में क्या होगा महाधन ऋषि, तो क्या हो जाएगा कोई अर्सी नहीं। महा प्लस ऋषि ठीक। तो आ की मात्रा और ऋषि जुड़ के क्या बनेंगे अर बनेंगे, क्या बनेंगे और क्या हो जाएगा ये महर्षि, समझ आया। और ये अल वाला तवलकार होता है, हो गया तुम लोग उसको छोड़ो ठीक ना। इतना ज्यादा मन समझ आया नहीं आया, इतना आ गया आया अनुराग नहीं आया हैं? छापना हो गया, छापा भी करो ना, जब मैं बोलता हूँ छापा भी करो सुना भी करो, उसको छापना है नहीं छापना है बात अलग है। आशीष सुनने का दिन छापने का छापने का समय नहीं, छापने का एक टाइम। आप और छपड़ी चलो अब वृद्धि में क्या होगा, जैसे ये अ ई तक जुड़ा, अ से लेकर ऋषि तक जुड़ा है, कहा था ये जुड़ा है जैसा ऋषि तक। ऋषि तक, ऋषि के बाद क्या आता है ऋषि के बाद क्या आता है ऐसे एड़ी, क्या आता है एड़ी, ऐसे एड़ी आएगा। अ और ए मिलके बनेगा ए, क्या बनेगा आ रहेगा, फिर भी ए रहेगा तो क्या बनेगा ए। अ या ए के साथ अ या आ के साथ ए एड़ी आए या ऐनक है बनेगा क्या ए, क्या बनेगा ए, क्या हो जाएगा ठीक समझ आया। और अ या आ के साथ किसके साथ आ के साथ तुम्हारा क्या चलो ये आयत आ के बाद क्या आने वाला था ए एड़ी हो गया था, ऐनक हो गया था, ऐनक के बाद क्या होता है जी ओखली। ओखली, ओ आएगा या फिर औ आएगा, ये भी क्या बनेगा औ ठीक। तो वृद्धि में केवल दो ही चीज आते हैं, वृद्धि छोटा बड़ा मिलकर बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं छोटा नहीं, वृद्धि मतलब ये बढ़ना नहीं होता है, और वृद्धि मतलब बड़ा ये है, वहाँ पे ऐ था, क्या था बड़ा ऐ था, इसलिए ऐ यहाँ बना था और यहाँ पे आओ और आ से ठीक। इधर आ रहे हैं आ रहा है उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ आया वृद्धि में नहीं आया। जैसे पावक वो बताते हैं, रुक जाओ सदैव, सदैव देखो ये देख लो सदैव, इसमें क्या हो जाएगा देखो सदा आ है लास्ट में प्लस है। और प्लस ए मतलब क्या होता है ही, ये ए और आ मेरे क्या बनेगा ऐ, क्या बनेगा ऐ, ये सदैव बना है। क्या हो गया सर? अब इसके बाद आता है यण संधि, कौन संधि वृद्धि, समझ आ गई ना। इसके बाद क्या आएगा यण, यण में देखो अब अ को लेकर के औ तक पहुंच गए, कहाँ तक अब आगे तो खत्म, अंग आहा तो मतलब नहीं है, अब उसको हाँ अब उसके बाद उल्टा आ जाएंगे। अब आ के छोड़ के ई को पकड़ लो, इसको पकड़ लो ई इमली को इधर ले आओ, ई या बड़ी ई रहेगा और इधर क्या रह जाए और क्या आ जाए अ या आ जाए, तो क्या बनेगा ये है नहीं ओ आय, ई धन आय रहेगा क्या बनेगा आय आय, अगर यहाँ पे अ रहेगा तो आय, आ रहेगा तो आय, अगर यहाँ पे रहेगा उल्लू, इबली के बाद क्या आता है उल्लू, तो छोटा ऊ या बड़कवा ऊ, तो दोनों आपस में रहेंगे वो या बड़ा ऊ प्लस अ के साथ रहेगा तो क्या बनेगा और क्या बनेगा
और बड़ा आ रहेगा तो आव, क्या बनेगा? आय आय अव आव बन जाएगा। नहीं घुस रहा है? अब एक छोटी बड़ी इधर रहेगा, इधर अ रहेगा तो अय बनेगा। क्या बनेगा? अय। सबके साथ आ और आ निकलेगा। हाँ, आ रहेगा तो आय। तो फिर देखो इधर ई या बड़ी, मेरा समझ आ रहा है तुमको? इधर ई रहेगा, इधर बड़ी ई रहेगा। इधर अ रहेगा तो आय बनेगा। आ की मात्रा है यहाँ पे? नहीं है। तो आ की मात्रा वाला आ गया तो आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। इधर छोटा हो बड़ा हो, इधर अ या आ रहेगा तो क्या बनेगा? अ रहेगा तो अब, आ रहेगा तो आव। ठीक, इसमें दिक्कत है? ट्यूशन किस प्रकार का है बताइए? हैं? ट्यूशन किस क्वेश्चन बता रहे हैं। कुछ भी देगा पूछेगा कि एक और क्वेश्चन लीजिए। 2 नंबर का साइड मतलब जो है बहुत बड़ा वो बहुत एक बार देख लो। आयादी भी क्लियर हो गया नहीं हुआ? आयाती इसको तो यड़ बच गया का एक तो। यार तो बता रहे हैं ना, यार ना बता रहे थे अभी आगे आया यार बता के तो आप आयादी ले आइए। ये काम करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बस। यस सर। इसको कमरे में सावन में समझ सर जाएं ठीक, सप्त ऋषि, सप्त और ऋषि। तो ये क्या होता है बताओ जी? कौन संधि है? गुण। गुण शब्द बताए थे ना, ए ओ अरल, 4 चीज आएगा। क्या आएगा? ए ओ अल। ठीक है नीरज? अब इसके बाद आएगा मनोयोग। क्या आएगा? मनोयोग। मनोयोग। अब देखो कौन सी मात्रा तोड़ोगे? यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ोगे? सोचो कि देखो अगर योग से तोड़ोगे तो मनोय कोई शब्द है नहीं है, यहाँ ग अकेला थोड़ी रहेगा। योग शब्द तुम लोग जानते हो कि योग मतलब होता है योगा करना, जानते हो? बीच में प्लस, इधर तो योग आ ही जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे क्या है? मन शब्द सही है या नहीं? सही है, लेकिन सोचो मन और इधर योग, यहाँ पे यह है। ऐसा कभी कोई संधि जुड़ सकता है? वो की मात्रा कहाँ कहाँ होती है बताओ? वो की मात्रा कहाँ कहाँ होती है? मैं मनोरथ करवाया था अभी फ्लोर से पहले, करवाया था मनोरथ। क्या करवाया था मैं? बताओ बताओ, टॉपिक याद है? मैं मनोरथ करवाया था ना। मनोरथ में मनः प्लस रथ। ठीक, ये विसर्ग हुआ था, वो बना था, वो बना था हो। यहाँ पे भी ऐसा बनेगा। मनोरथ में क्या होगा? मनोयोग। मनोयोग। तुम्हारा कहना ठीक है, मन और योग ये भी तो होना चाहिए, लेकिन मन भी शब्द है, योग भी है। लेकिन इधर अ और इधर य, और ये कभी कुछ शब्द जुड़ता ही नहीं है, कभी जुड़ता ही नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? मन। क्या हो जाएगा जी? मन। और ये बीच में न बिंदी लग गया, फिर तो मैं कहाँ लिखा? दो बार मना मना। ठीक, मना धन योग। इस तरह से हो जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। कोई डाउट है? तो फिर काम कर रहा है। अगर तुम लोगों में क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि मना प्लस योग में संधि है, तो तुम बता दोगे विसर्ग संधि है, आप जो से बता लोगे। अब पूछ देगा कि ये क्या बनेगा जुड़कर क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? मनोयोग। ये भी बना लोगे, लेकिन उल्टा दिक्कत वहाँ आएगी जब ये पूछ के इनको पूछ रहे, तब दिक्कत जाएगा थोड़ा सा। लेकिन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन दिया रहेगा 4 ठो थोड़ा रहेगा। क्या क्या रहेगा? 4 ठो थोड़ा रहेगा। मनोयोग, मनः धन योग, मनु धन योग, तनु धन योग, कुछ भी तोड़ना है।
संधि तो लगभग खत्म हो रही है। अब बताओ मेरे को, हिम धन आलय, हिम धन इसका हिमालय क्या हो जाएगा? संधि का नाम? हाँ, दीर्घ संधि। एक तो पता है अभी देखिए। पवन, व्यंजन संधि पवन संधि ना, ठीक। व्यंजन संधि बताया है, इसका हो जाएगा प धन वन, ठीक, बता रहे हैं ना। वहाँ हो जाएगा तुम्हारा प धन, अब वन होगा कि पा धन वन होगा? ऐसा सोचो थोड़ा सा। प कोई शब्द है? नहीं पा, पा शब्द है। पा मतलब होता है पीना, क्या होता है? ठीक। अब पा धन वन, देखो आ धन व बताए थे, आव बनता है, आव आव बताए थे नहीं बताए थे? 52 ठीक। क्या बताया? भैया का पंखा हो गया। बुलडोजर लेके ऐसे दवाई चलो सर। चलो ये फॉर्मूला बस मैंने दोहरा लो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये तुम्हारा वृद्धि का है, किसका है? ये वृद्धि का है, यण का है, अयादि का है। वृद्धि में अ या आ जहाँ भी आए वो उसके बाद ए या आए क्या बनेगा? अ ही बनेगा, ठीक। एग्जाम्पल करवाते हैं एक ठो है, हाँ ऐसे तो भाई ठीक ना, एक एग्जाम्पल चलो करवाते जाते हैं। जैसे हो जाएगा तुम्हारा सदैव, क्या हो जाएगा? यहाँ से सदैव, किससे हो जाएगा? सदैव। इसको आय की मात्रा बना नहीं बना? आय की मात्रा ये है कि नहीं है? देखो आय को क्या तोड़ सकते हो? या लास्ट में अ या आ है, फिर ए या ए है, तो हम इसको तोड़ते हैं सदा, सद करने की कोशिश करते हैं, अ लगाने के लिए। लास्ट में अ है ना, क्या सद कोई शब्द है? नहीं है, तो ये सद नहीं होता। अब आ बना दो, क्या बना दो? सदा। सदा मतलब होता है हमेशा, ठीक। प्लस अब सदा प्लस ए आई, तो ए छोटा वाला होता है, फिर वह एव होता ही नहीं होता है, तो ये क्या बनेगा? सदा धन एव। आ की मात्रा और ए, आ और ए मिलकर क्या बने? आई की मात्रा बने नहीं बने हैं, तो ये सदैव हो गया। क्या हो गया? सदैव। इसका वाला चलो देखते हैं, और महौषधि, देखो महा प्लस औषधि, देखो आ धन औ मिलके महो नहीं बनेगा? औ बना तो क्या बन जाएगा? वो महौषधि। कोई दिक्कत? नीरज अब यण संधि में आए, किसमें आ जाए? यण संधि में। यहाँ क्या बना है? या आ रहेगा तो या, और रहेगा तो य, और ई ऊ रहेगा तो वह बनेगा। ऊ किससे बनेगा? वाह। मतलब ऊ का वह बन जाएगा। अगर बाद में अ है तो अ का मात्रा पीछे, आ है तो आ की मात्रा पीछे, ई की मात्रा नहीं लगती, दो ही होते हैं, चार होते हैं, य या व वाह। यण में बस इतने ही शब्द मिलेंगे, ये दो शब्द दिखाई दिए, जान जाओ कि मेरा यण है। क्या है? यण है। अय आय, अव आव, आयादी में, किसमें? आयादी में। ये उल्लू तो पहुंचे हैं। अब उसके बाद एड़ी आता ही नहीं आता है, तो एड़ी आय आयनर, अय आय, ओखली औरत आव, यहीं पे स्वर भी खत्म, यहीं पे स्वर संधि भी खत्म। एक पूर्व रूप होती है, वो बात बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद हो रहा है नहीं जी? छापे रहो, घर में जाके पढ़ना, फिर समझ आएगा कि कैसे कैसे टूटता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका नयन, इसका क्या हो जाएगा? नयन, वो तो आ जाएगा। यण में यह कोई शब्द याद नहीं आता है जल्दी से। इति धन आदि, देखो इसमें देखो, इसका क्या आएगा? इति धन आदि। ई धन आ आया, ई धन अ क्या बनेगा? य। ई धन आ रहेगा तो या, तो आ दिख रहा नहीं बन रहा है, देखो आ है, क्या बनेगा यहाँ पे? या। तो ई आधा त, फिर या दी इत्यादि, आदि बना। तो हमको क्या क्या मतलब? या से मतलब था, तो या बन गया, तो क्या क्या? ई छोटी ई और आ में क्या बने हैं? बना नहीं बना?
फॉर्मूला याद रहेगा तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, इत्यादि हुआ। आइए व न, वो तो आ जा रहा है, वो नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल शब्द सामने रहते हैं ना, समझ आता है किसका क्या बनेगा। स्वागत। हाँ, स्वागत, सु प्लस आगत, उ है, बाद में क्या आया आ, क्या हो जाएगा स्व, स्व क्या हो जाएगा आधा, फिर हो जाएगा स्व। वाह बना कि नहीं बना? बना सर, बना वाह। ठीक, अब आ जाएगा तुम्हारा ये अय, नयन, क्या आ जाएगा नयन। देखो नयन में क्या है न, इधर क्या होना चाहिए ए होना चाहिए ना, तो ए की मात्रा क्या होता है, ये होता है ने प्लस अन, क्या होना चाहिए अन। तो ये दोनों क्या बनेंगे नयन। अय बना है, देखो न में अय छुपा है नहीं छुपा है, छुपा है ना, क्या हो जाएगा अय नयन। समझ आई बात। और पावन, क्या पावन, पावन, ऐसे आव बन रहा है, तेरा क्या बन रहा है आव। आव देखो यहाँ है, तो इधर क्या आना चाहिए आओ, क्या हो जाएगा आओ प्लस